लोग इतने नंबर में ज्वाइन किए हैं इस मीटिंग को, तो मुझे लगता है अब सभी लोग इस एजेंडा के ऊपर बहुत ही सीरियस है। और आरआरए नेटवर्क में जो वर्किंग ग्रुप ऑफ सीड सिस्टम है, पिछले काफी सालों से, लगभग 10 साल के ऊपर से सीड के बारे में, बीज, जो रेनफेड एग्रीकल्चर, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। यस, ठीक है। काफी सालों से, 1.5 डिकेड हो गया, लगभग 15 साल से सीड के बारे में काम चल रहा था। हम लोग कुछ कुछ काम कर रहे थे, सभी हम लोग कुछ काम कर रहे थे पिछले 15 साल से सीड के बारे में, बीज के बारे में, और पर्टिकुलरली जहाँ पे वर्षा आधारित खेती होता है वहाँ पे। और इसमें ये काम करते करते काफ़ी सारे लर्निंग आने के बाद एक कॉमन फ्रेमवर्क डेवलप हुआ, पर्टिकुलरली थैंक्स टू वर्किंग ग्रुप ऑफ सीड सिस्टम का काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स, डॉक्टर वरा प्रसाद साहब एंड अदर्स, और भाग्या जी, जो इस सिस्टम को, इस वर्किंग ग्रुप को कोऑर्डिनेट करते हैं। साथ साथ में काफ़ी सारे रिसोर्स पर्सन भी इस प्रक्रिया में जुड़े, और उसमें से सौमिक है, शैलेश भाई है, संजय पाटिल है, डॉक्टर साकिल है, भैरव साइनी है, और बाकी बहुत सारे लोग मिल के इस एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले साल काफ़ी इसके बारे में आगे बढ़ा, बोथ एट प्रैक्टिस ऑन द ग्राउंड, मैंने ग्राउंड में भी काम हुआ एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के माध्यम से, जिसमें कलेक्शन, सिलेक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ट्रेडिशनल वैरायटी, इसके बारे में काम हुआ है। आप सभी लोगों ने कुछ ना कुछ इसके ऊपर काम आगे बढ़ाए हैं, बट साथ साथ में पॉलिसी में भी काफ़ी काम, पर्टिकुलरली उड़ीसा में पॉलिसीज में काफ़ी काम हुआ, जिसमें से ट्रेडिशनल वैरायटी को कैसे नोटिफाई किया जाए, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोसेस हुआ, और उसके ऊपर से एक मैकेनिज्म डेवलप हुआ विद इन द उड़ीसा गवर्नमेंट के तरफ से एक मैकेनिज्म डेवलप हुआ, जिसमें वर्किंग ग्रुप ऑफ सीड सिस्टम का बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है। साथ साथ में जैसे कुछ स्टेट में इसके बारे में चर्चा हुआ, कर्नाटक में अभी इसके बारे में यूनिवर्सिटीज भी साथ में जुड़ रहे हैं, और गवर्नमेंट इस ट्रेडिशनल वैरायटी, लोकली अडोप्टेड वैरायटी, क्लाइमेट रेजिलियंस इन रेनफेड एरियाज, ये सब मुद्दे के ऊपर बात आगे बढ़ी है। नेशनल लेवल में भी इसके बारे में बात आगे बढ़ी है। आप में से कुछ लोग नेशनल लेवल में सरकार के साथ इस मुद्दे में बात किए हैं, और इस हिसाब से ट्रेडिशनल वैरायटी का एक इम्पोर्टेंस और उसके ऊपर एक सिस्टमेटिक काम सभी लोग मिलके करने का एक प्रयास का शुरुआत से किया जा रहा है, जिसमें रविंद्र जी, प्रसाद साहब आ गया, एंड बहुत सारे लोग इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाए हैं। आज का मीटिंग का जो पर्पस है, उसमें से दो चीज है। एक तो है ये जो फ्रेमवर्क है उसके बारे में भी बात थोड़ा बहुत होंगे, कलेक्शन, सिलेक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें हम लोग मिलके क्या काम कर सकते हैं। बट इस मिलके जो काम करने का जो है, उसमें से जो जो नेटवर्क के तरफ से जो सपोर्ट है, वो टेक्निकल कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट ही है। क्योंकि अगर टेक्निकल कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट अगर मिलता है, हम लोगों को पिछले साल जो समझ आया, उसमें से काफ़ी सारे संस्थाएं और काफ़ी सारे कम्युनिटी मेंबर्स, फार्मर्स सिस्टमेटिकली काम को आगे बढ़ाए हैं, जिसमें से लग रहा है जो अभी सिविल सोसाइटी के पास एक कैपेसिटीज बिल्ड हो रहा है, जिसमें से हम लोग बात कर सकते हैं जो ट्रेडिशनल वैरायटी को भी रिवाइव करना जरूरी है और कर सकते हैं। आज का मीटिंग का सेकंड पर्पस ये है कि अगले साल हम सब लोग मिलकर प्रैक्टिस लेवल में कितना काम को आगे बढ़ा सकते हैं, और एट सर्टेन लेवल, मैंने एक 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 टाइम पे हम अलग अलग स्टेट में सरकार के साथ इस एक्सपीरियंस को शेयर कैसे कर सकते हैं, और नेशनल लेवल में इस काम को कैसे कंसोलिडेट कर पाए। तो इस पर्पस से हम लोग आज जुड़े हैं। खरीफ का प्लान कैसे करना चाहिए ट्रेडिशनल वैरायटी और को देखते हुए,
जिसमें लोकल क्रॉपिंग सिस्टम को देखना है, मिलेट्स को देखना है, पल्सेस पल्सिट्स को भी साथ में देखना है। तो ये इस मुद्दे में हम लोग जो प्लानिंग कैसे करेंगे उसके बारे में भाग्य जी भी डिटेल में बात करेंगे। और साथ में आप लोगों का इनपुट्स लेंगे। मुझे लगता है जो काफ़ी सारे रिसोर्स पर्सन भी ज्वाइन किए हैं, तो इस दो पर्पस लेके हम लोग आज आप सभी लोग ज्वाइन किए हैं। इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड जे लगभग 180 लोग ज्वाइन करेंगे इस कार्यक्रम में। हम लोग सोच रहे थे प्रॉब्ली अराउंड 100 ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर आज के इस मीटिंग में ज्वाइन किए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को इस मीटिंग के लिए मीटिंग में ज्वाइन के लिए धन्यवाद। थैंक यू। ओवर टू यू समाधान। थैंक यू वेरी मच सभ्यता फॉर डिटेल इंट्रोडक्शन। मैं रविंद्र सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा हमारा एजेंडा थोड़ा इंट्रोडक्शन। सबको नमस्कार. Good morning to all. Probably somebody is asking whether we can speak in English. Probably we can manage both Hindi and English. थोड़ा सा ये करना पड़ेगा. ये प्रयास ये इसलिए है कि सिविल सोसाइटी में हम लोग बहुत साल से सीड्स का ऊपर काम कर रहे हैं. मैंने आप कहीं भी जाइए, कहीं ना कहीं सीड बैंक आपको नजर आएगा. तो कंट्री में पूरा मतलब एक बार हम लोग इसको इन्वेंटरी किए थे कितना सीड बैंक्स है. तो कुल मिला के हमको 400 ऑड 400 ऑड सीड बैंक्स वी कुड एक्चुअली लिस्ट. इतना सारा सीड बैंक्स है. सो मेनी सीड बैंक्स इन द कंट्री. But no, if you look at the other side of it, though we are actually doing in a small way seed banks and all that, what is the share of the seed, the expenditure by the community in terms of the total this thing? I mean, share of the seed banks and then the seed initiative that we are all taking up in the total seed expenditure of the country, it is not even 0.0005%. So entire seed market is captured by the companies and all that, and self-sufficient seed. So इसमें traditional varieties का भी देखेंगे. Then also the penetration of traditional varieties is also not very significantly increasing. So where there are traditional varieties पहले जो आ रहा है, they are still there in the locations जहाँ पे वो है. लेकिन कितना मान्यता में है, how they are actually spreading, whether they are actually stabilized, whether the seed industry is inroading into the hinterlands, displacing the traditional varieties. These are all the questions. So अभी एक प्रश्न जो आ रहा है कि अगर हम रेनफेड एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं या माने ट्राइबल एरियाज में काम कर रहे हैं, ड्राईलैंड्स में काम कर रहे हैं, नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट नो क्रॉप सिस्टम्स के ऊपर नजर डालें. The crop systems are very important. Diversified crop systems are important. But to have the diversified crop systems, your seed system should support. So that, and then that seed system must be in the hands of the community. Not very. If it is in the market, only hybrids and GMOs will be promoted because there is money in it. There is no money in traditional varieties. So इसको देखेंगे तो हमारा जो सिविल सोसाइटी में जो भी पहले से efforts चलते आ रहे हैं, the efforts that we all have been doing for long time. So we need to relook at those efforts and then see what is missing and take them to the next level where whether you call it SHG federations or FPOs, they actually get a substantial stake in the overall seed market. अपना जो खर्चा है, अपने FPO का अंदर जो फार्मर्स है, SHG फेडरेशंस में अंदर जो फार्मर्स है, उनका जो सीड का खर्चा है, वो खर्चा कम से कम माने गांव का अंदर रहे, within the SHG groups, within the farmers, within the FPOs. Can we get access to that particular seed market and also promote what is relevant for that area rather than what is supplied by the companies? So this is the primary next step that we need to move the seed related work in the country. उसके लिए हमारा तैयारी क्या है
we need a lot of capacities in the system, because there are, when you're talking about traditional varieties, there are issues of biodiversity, and then some regulations there, and then how you actually understand the science of seed technology के ऊपर कैसे काम करेंगे, certification issues क्या है, a lot of technicalities in it, selection processes, मैंने community कैसे चुनेंगे कि कौन सा seed उनके लिए अच्छा है, how communities select the seeds that are relevant for themselves. So it's a technical process. So we need to gear up our own work, our own capacities in the civil society to have a robust seed system, to develop robust seed system in the communities with which we are working, so that they actually internalize the seed expenditure within their economies. So this program is essentially taken up for that purpose. There are good examples. साझा का एक आउटस्टैंडिंग एग्जांपल है, कर्नाटक में काफी जगह पे है, वाइफ का अच्छा एग्जांपल्स है, अवेल जी भी है इधर, इनका बहुत सारा एग्जांपल है, बहुत सारा सीड सेवियर्स है। हमारा जो भी है अभी वो कैपेसिटीज पूरा देश में है, उसको मिलाते हुए how you can look forward to the next steps where we can build very competent, technically sound, scientifically valid processes by which we work on seed systems is the primary focus of this agenda. So हमारा ये उम्मीद है कि across India with various civil society organizations and farmers groups and SAG groups, we build the technical capacity in working with seed systems. So this is the primary purpose of this particular agenda, and probably maybe Government of India may actually come up with some program. We are all trying to push for that. If it comes, then we must have the capacity to deliver such programs on the ground. So technical capacity हमारे साथ रहना जरूरी है. So इसमें हमारा उम्मीद ये है कि within our teams, organization teams, and in the community, and then community resource persons, we build this capacity to manage seed systems to in a way that is scientifically valid and technically sound, and like a business. So so that is the framework of this program. We hope it may take 2-3 years for us to work on it. So we are making this effort to collectively learn and build this capacity. There are lots of capacities within the organization, but in a dispersed way. Some organizations have some capacity, some organizations have another capacity. So can we pool all our competencies and capacities to make it effective? This is the framework with which we are starting this program. So hope you all will be with that, and then we have very large capacity where we can at least get some 5%, 10% of the total seed market of the country for the community. That is the ambition. Yeah. What do you see? Thank you, Ravindra sir. Dr. Varapata sir, मतलब सर ने रविंद्र सर ने बताया कि क्या एक्टिविटीज करना है ट्रेडिशनल सीड्स के ऊपर, कंजर्वेशन, मल्टीप्लिकेशन में कैसे जाना है। उसके बाद थोड़ा टेक्निकल सेशन करने के लिए डॉक्टर वारापता सर को इनवाइट करता हूँ कि वो थोड़ा उनका इंट्रोडक्शन के साथ ओवरऑल हमें क्या ऑब्जेक्टिव्स है, कैसे काम करना है, हमने जो काम किया है उसका थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। डॉक्टर वारापता सर, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि thank you. I think before that few little introductory remarks from Bhagya would be very helpful. Okay, Bhagya. Thank you, sir. I'm happy to see so many participants have joined today, and it shows their interest. Last year we could able to work. So many organizations came forward to work on seed agenda with collaboration with working group on seed systems. I think we touched upon almost the kind of entrench happened through our efforts, but basically the organizations who wants to take it up in the country. So almost we reached out to 10 plus states with 50 plus organizations, and they could able to start their work. But teething problems we have seen in last year. In 2023, I think in 2024 we would like to strengthen more of the work which we started in 2023, and if someone wants to join in this journey, we always welcome everyone to work collaboratively.
and learn with each other. And I think this is one of the important agenda in context of future agriculture and also current climate change aspects and other problems. I thank you, sir. But I every time whenever I listen your presentation, I learn many things. But it's I think it's a common phenomena kind of thing for all of us. But I would like to listen from you, Dr. Varaprasad, sir. Thank you, and over to you, sir. Thank you, Bhagyaji, Ravindra Garu, and also Sadhyaji. I think somebody from the central, if you can mute all and permit them only when they want to speak, then the disturbance will be less. Our Sir, sure, but a small request. This is Surya from Hyderabad. yes, please tell me. The voice is very low, so I would request all the panelists to increase the volume or the admin to do that, please. Okay, am I audible better now? Is it better now? Yes, yes, you are. Loudly, yeah. Yes, sir. Yes, sir. So thank you. मैं मिक्स करता हूँ हिंदी और अंग्रेजी को जितना पॉसिबल है, और जहाँ कुछ समझ में नहीं आता आप हाथ खड़ा कीजिए, उनको अनम्यूट करके बात करने की मौका जरूर मिलेगा। और ये शुरू करने से पहले मैं ओनली 2 people, 2 resource persons, all of you are actually resource persons, 2 resource person से सुनना चाहता हूँ आप इस मीटिंग में आने का मकसद क्या है, क्यों आप इस मीटिंग में आया, मतलब क्या एक्सपेक्टेशन है इस मीटिंग से, इस वेबिनार से आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? Yeah, please go ahead. Yeah, I'm Surya from Hyderabad, and I head the Grama Bharati NGO in Telangana. It's been working for last 30 years in rural development. For last 15-20 years, we focused only on farming. And हम जैविक खेती सिखाते हैं लोगों को, पालेकर जी के जो खेती से लेके आज का जो तो सीड्स का भी हम काम करते हैं, मगर मार्केटिंग का इश्यूज है. I wanted to learn how everybody is overcoming those marketing issues, and also production is less in in this kind of a farming. So how everybody is overcoming and what kind of seeds we can leverage. Seed exchange program also we are doing within Telangana among the farmers. So if there is anything that we can leverage at a national level through the connects here, I'm here a new person to this idea of national connect, and I'm looking forward to the learning. That's why I'm here. Thank you very much. Thank you very much. One more person, anybody who speaks first. Hello, good morning all of you. मेरा नाम जूही है और मैं सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन से हूँ. तो बेसिकली हम लोग भी क्या कर रहे हैं, अभी गांव में नेचुरल फार्मिंग के साथ साथ सीड पे भी हम लोग काम कर रहे हैं. हमारा जो एनजीओ वो सीड पे भी काम कर रहा है, ऐसे सीड जो अब विलुप्त होने के कगार पे, लाइक जिसको हम लोग देसी सीड कहते हैं. तो इसको हम लोग कैसे कंजर्व कर सकते हैं और इसके थ्रू हम लोग आगे कैसे काम कर सकते हैं, मार्केटिंग किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसके बारे में मैं सीखना चाहती हूँ. इस पर्पस से मैं जो ज्वाइन की हूँ. थैंक यू. Sir, can I add one more thing? Yeah, please. सर देसी बीज में ये है कि उस पे रिसर्च ज्यादा नहीं हुआ है, तो उसका न्यूट्रिशन और क्वालिटी के हिसाब से जो हमारे लिए अच्छा होने वाला है, उसके बारे में कोई जानकारी कहीं पे नहीं है किसी कंज्यूमर को या किसी फार्मर को मार्केट करने के लिए भी. तो उसके बारे में भी थोड़ा अगर डिस्कस हो जाए तो अच्छा रहेगा. जरूर. थैंक यू. हेलो. Yeah, this is the last person, Chitra. Hello. Chitra and Umang. Both of you. Good morning everybody. Yeah, Chitra, please. Yeah. मेरा एक्सपेक्टेशन यही है इसमें से कि हम प्रिमिटिव ट्राइब्स के साथ झारखंड में काम करते हैं. मैं एक ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्म ट्रेड के साथ काम कर रही हूँ. सो इस वर्कशॉप से कंजर्वेशन, लोकल वैरायटीज की उस पर तो हम जरूर लर्न करना चाहेंगे, पर साथ साथ में हम पॉलिसी के लेवल पर इस तरह के जो कंजर्वेशन एफर्ट्स है जो कम्युनिटी लेड हैं, उनके लिए हम पॉलिसी के लेवल पर किस तरह का पहल करेंगे, क्या होना चाहिए आज के दिन में जब हम ग्लोबल एमएनसी जिस तरह से पुश करते हैं सीड्स, तो इन सिस्टम्स को बचाने के लिए पॉलिसी के लेवल से एफर्ट्स क्या होना होगा, इस पर भी हम जरूर जानकारी चाहेंगे कि ये ग्रुप इस पर क्या सोच रहे हैं. थैंक यू चित्रा जी. उमंग.
हेलो हिंदी में लिखा है. Somebody has raised a hand. हेलो Yeah. मैं Yeah. स्पीक I think there are too many hands. We will take the questions. Otherwise, we will miss the main points. So I will request Umang who has raised his hand before. उनको पहले बात करें और कृष्णकांत से. These two के बाद फिर हम at the end we will have discussion. We will take more. Yeah. कृष्णकांत. हेलो. Yeah. हेलो, नमस्कार सर. Yeah. मैं मीना आरटीडीसी संस्था से डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से. तो हमने चार गांव में जो 4 विलेज है हमारे, 4 पंचायतें हैं हमारे पास, जिसमें 400 फार्मर हैं, जिसमें हमने हर गांव में 20 गांव हैं, तो 20 गांव में हमने सीड बैंक बनाने के लिए एक चालू किया काम. तो उसमें हमें रख रखाव के लिए बड़ी समस्या आएगी, तो उसके लिए हमें जानकारी चाहिए सर. Okay, thank you. Brief. Krishnakant ji or Umang? Umang, you have raised a hand, but you are not speaking. Umang or Umag. Okay, we will ignore Krishnakant ji. You have raised a hand. You would like to say purpose of the क्या expectation करते हैं इस webinar से, वही सुनना चाहता हूँ और कुछ नहीं. सर हेलो. हाँ. हेलो. So there are so many. So Krishnakant, you are now on the line. पहले हैंड रेज कर लीजिए, उसके बाद करिए. एंड अगर किसी को ये नहीं मिल रहा है, सर जैसे बोल रहा है कृष्णकांत जी को बात करने के लिए, तो उन्होंने ही करें. बाकी को अगर टाइम नहीं मिला तो फिर आपने कम से कम चैट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि शायद सबका नहीं ले पाएंगे. तो प्लीज ऐसा थोड़ा सा फॉलो कर लीजिए. कृष्णकांत जी, गो अहेड. थैंक यू. मुझे जो लग रहा था कि ज्यादा मेरी अपेक्षा जो थी कि क्या स्ट्रेटजी हो सकता है कि सीड एक्सचेंज वगैरह को लेके, अवेलेबिलिटी वगैरह को लेके हम काम कर सकते हैं ट्रेडिशनल वेराइटीज हेirlooms का. और जैसे आपने कहा था कि सर ने जो आपने उठाया था बात कि क्या कॉम्परेटिव न्यूट्रिएंट एनालिसिस है, मुझे याद है कि एक आईसीएमआर और इसकी स्टडी हुई थी, डॉक्टर सिद्धार्थ वगैरह भी उसमें थे, जिसमें उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ 70 इयर्स जो है क्रॉप सेलेक्टेड क्रॉप वेराइटीज का न्यूट्रिएंट एनालिसिस को लेकर के एक बनाया था. तो पुराना वाला तो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन बेस्ड था, नया का उन लोगों ने शायद खुद से न्यूट्रिएंट एनालिसिस हो. उसका पैसा नहीं है. Yeah. So thank you very much. And now I request Narjo and all others to put your point into the chat box. आपका expectation इस webinar से क्या है? Put it into the chat box. Or Samadhan will help me to address all the points that you put into the chat box. So having known that, it's very interesting. Those of you who have spoken, it's very interesting. Somebody wants to talk about marketing. Somebody wants to talk about productivity. Productivity is less in case of traditional varieties. And then the access to the seed, nutritional values, and then conservation methods and the support, how do we go about, and policy issues, strategy, how do we move ahead. These are some of the issues. And also, Juhi, I think, told we are talking in the context of natural farming, seed and natural farming. So these are all very, very interesting points. We will discuss all of them. And we would like to know more about the traditional varieties. And before we move to the traditional varieties, I would like to emphasize the context of the seed itself. When we, जब आप बीज का बारे में बात करेंगे, बीज ही एक्चुअली इज एग्रीकल्चर. अगर बीज चेंज करेंगे, एग्रीकल्चर चेंज होता है. आई होप सब मेरे से सहमत है कि बीज में पूरा टेक्नोलॉजी सब उसमें ऐड करके देते हैं. मतलब एक वैरायटी आपका बीज मिलते हैं, तो उस वैरायटी का पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस, कैसा उसको उगाना है और कितना फर्टिलाइजर डालना है, कितना आपको पेस्टिसाइड्स का क्या जरूरत है, पेस्ट क्या है, और कब हार्वेस्टिंग के लिए आएगा, ये सब कुछ बीज का जो वैरायटी है उसके ऊपर डिपेंडेंट है. इसके अलावा बीज और कल्चर, हमारा जो कल्चर है,
दो उसके साथ मिलजुला हुआ है। किसी बीज का हमारा रिलीजियस फंक्शंस में और हमारा डेली जरूरत में और हमारा एनिमल्स एंड लाइफ स्टॉक अराउंड अस, पाउल्ट्री जो है उसका क्या जरूरत है, मतलब उनका जरूरतों को हम ध्यान में रखते हुए सीड के साथ वो जुड़ा हुआ है। ये एक कंटेक्स्ट है। अगर हम सीड चेंज करेंगे उसका फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट भी बदलेगा, अगर उसका पानी का जरूरत है वो भी बदलेगा, उसका पेस्ट जो आएगा वो भी बदलेगा और पेस्टिसाइड जो यूज करना वो भी बदलेगा। इसका मतलब है पूरा एग्रीकल्चर जो भी कल्टीवेशन का जो प्रैक्टिसेस है वो पूरा इसी के ऊपर, बीज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर हम कुछ बदलाव लाना चाहता है एग्रीकल्चर में, बीज पे कंसंट्रेट करना बहुत जरूरी है। और बीज में जो पॉइंट्स और कंसर्न्स आपने कुछ लोगों ने जो बताया वो भी सही है, उसका भी अभी हम बात करेंगे। और जो बीज का, जहां अभी बीज बदलने से हमारा एनवायरमेंटल का सिक्योरिटी आएगा, हमारा न्यूट्रिशन का बदलाव आएगा, हमारा जरूरत पेस्टिसाइड यूज करने का कम हो जाएगा, फर्टिलाइजर्स यूज करने का कम आएगा, पानी का जरूरत कम होगा। अगर ये सब बीज के साथ जुड़ा हुआ है तो कौन सा बीज हमको चुनना चाहिए? ये क्या आप बोल सकते हैं कि बीज पूरा नेशनल पर एक ही क्रॉप का एक ही वैरायटी है और वही वैरायटी पूरा इंडिया में आपको चुनना चाहिए? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए हमको ये ट्रेडिशनल वैरायटी का जब बात आते हैं, ट्रेडिशनल वैरायटी का, देन जब आप फसल के बारे में भी सोचेंगे, कितना फसल उगाएंगे और क्या क्या फसल में वैविध्यता क्या है, अगर वो सोचेंगे तो हम इंडिया में 500 फसल कल्टीवेशन करते हैं, 500, मगर 10 क्रॉप हमको पूरा 60% ऑफ हमारा जो शक्ति है, जो एनर्जी है, डिमांड, वो सिर्फ 10 क्रॉप से ही मिलता है। 4-5 क्रॉप रूल करते हैं और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स सबको मिला के 5-10 क्रॉप है। बट अगर हम देखेंगे जितना इन्वेस्टमेंट कैसा कर रहे हैं गवर्नमेंट एंड आल्सो प्राइवेट इंडस्ट्री, ये दो ही लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करके रिसर्च करते हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो भी सिर्फ 12 फील्ड क्रॉप में और 20 या एक्चुअली 12 या 15 वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में, मतलब कुल मिला के आपको 25-30 के ज्यादा नहीं है जिसमें इन्वेस्टमेंट पूरा डाल रहे हैं। मगर हम देखेंगे 500 क्रॉप हम कल्टीवेट कर रहे हैं, हम उसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए, इधर फूड, फीड, फॉडर, फाइबर, मेडिसिन, कमर्शियल क्रॉप्स, ये सब मिला के हम 500 क्रॉप उगाते हैं। और कहीं कहीं सिर्फ ट्रेडिशनली वेराइटीज है क्योंकि उस क्रॉप में कोई रिसर्च हुआ ही नहीं, क्योंकि उस क्रॉप का कोई ध्यान ही नहीं दिया। ऐसा क्रॉप्स भी कई जगह है जो आप लोगों को ज्यादा मालूम है और ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन भी आप ही लोग कर सकते हैं। तो इसमें आप ट्रेडिशनल वैरायटी का हम क्यों ध्यान दे रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कुछ लोग बोलते हैं ये कम यील्ड, प्रोडक्टिविटी कम है ट्रेडिशनल वैरायटी में। एक वन ऑफ द पर्सन्स आल्सो टोल्ड प्रोडक्टिविटी लेस, फिर इसको क्यों हम चुने? तो ये प्रोडक्टिविटी का जब बात आती है फॉर्मल साइंस में और प्राइवेट कंपनीज रिसर्च में, नॉर्मली उनका बिजनेस इंटरेस्ट देख के अकॉर्डिंगली दे विल वर्क यूनिफॉर्मली दैट वैरायटी व्हिच कैन बी सोल्ड अक्रॉस सेवरल स्टेट्स इन इंडिया। मतलब कई जगह बेचने का अगर मौका है तो उस सीड का ज्यादा मुनाफा आने का चांसेस है। इसलिए वो ज्यादा एरिया में और ज्यादा स्टेट्स में एक ही वैरायटी को पॉपुलराइज करने के लिए कोशिश करते हैं। जबकि ट्रेडिशनल वैरायटीज जो है वो तो सिर्फ एक जगह को बिलोंग करते हैं, उस वही उनको अगर आप ग्रो करेंगे, वही अपने चेक वैरायटी के साथ कंपेयर करेंगे, तब आपका प्रोडक्टिविटी का समाधान मिल जाएगा।
मतलब नॉट हमारा समाधान, उसका प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। दैट यू हैव टू, जो भी हम काम करेंगे ये ये नहीं कि हम पुराने जमाने में आप सबको ले जा रहे हैं और ट्रेडिशनल वैरायटीज ग्रो करो, कम्युनिटी नॉलेज को एक्सपेक्ट करो, इसलिए हम आपको मॉडर्न वैरायटी को छोड़ दो। ऐसा बिल्कुल नहीं है हमारा मैसेज। हमारा मैसेज ये है, जिस इकोसिस्टम में आपका वैरायटी डेवलप हुआ, उस इकोसिस्टम में आपको रिलीज्ड वैरायटी के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे और उसका ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है, उसका यील्ड ज़्यादा है, तभी हम उसको प्रमोट करना चाहते हैं। अगर देखेंगे आपको मोस्ट ऑफ द पॉपुलर वैरायटीज जो अभी आजकल कल्टीवेशन में है, वो नथिंग बट वो बिल्कुल ओनली सेलेक्शंस है ऑफ द ट्रेडिशनल वैरायटीज। Initially, at least for 30-40 of years of our initial research depended on traditional varieties, जिसको selection करके प्यूरिफाई करके वैरायटी के रूप में रिलीज कर दिया। तो अगर वो वैरायटी आपका जगह में अच्छा यील्ड दे रहे हैं तो उसको क्यों ना अपनाए। प्रॉब्लम इज नॉट कि जो फार्मर के लिए यूजफुल है उसी को करेंगे, बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जूही जी जो बोला है, दैट इज एनएफ कंटेक्स्ट में, नेचुरल फार्मिंग की कंटेक्स्ट में सीड का परफॉर्मेंस बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो दिस इज द पॉइंट। हम आप सबको सोचने के लिए ये बोलता हूं, अगर हम केमिकल फार्मिंग करेंगे, केमिकल फार्मिंग में आपको ज़्यादा यील्ड आ सकता है और ज़्यादा खराब भी हो सकता है हमारा पंचभूत, जो जल, भूमि, आकाश और तापमान, ये सब जो भी है, वायु, ये सब जो है उसका अगर हम पोल्यूट करते हुए हम ज़्यादा आमदनी और ज़्यादा यील्ड अगर ले रहे हैं तो उसका लॉन्ग टर्म में हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आजकल मैं ये बात सभी रिसर्च इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में बोल रहा हूँ, जब आप एक टेक्नोलॉजी फार्मर को रिकमेंडेशन करते हैं, आप लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफेक्ट्स का भी थोड़ा डेटा, एक्सपेक्टेड डेटा और फील्ड एवेल्यूएशन डेटा को आप इंक्लूड करके, कंसिडर करके तभी आप टेक्नोलॉजी को रिलीज कीजिए। क्योंकि आप सबको मालूम है, अगर 100 kg फर्टिलाइजर हमने ऐड कर दिया, उसमें से सिर्फ 30 से 40% पौधा ले सकता है और जो रिमेनिंग है वो कहाँ जा रहा है, वो उसको कालुष्य कर रहा है, हमारा हवा को, जल को, मिट्टी को कालुष्य कर रहा है। तो ये कालुष्य करने का कुछ तो प्राइस विल पे, द प्राइस ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस एंड द क्वालिटी ऑफ द सॉइल विल इन्फ्लुएंस द यील्ड्स। आगे आने का जो यील्ड जो है उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। और जो 5-10 बैग जो आपको एडिशनली मिलेगा, बट अगर नेक्स्ट 50 years you are spoiling the environment, then is it really worth promoting such technologies? Can we bring some balance in the use of the technology by bringing out what is the impact of this on the total ecosystem health? It's not only health of the soil, it is the health of the animals, health of the human beings, health of the plants, everything around in the ecosystem. अगर उसको आप परमानेंटली खराब कर रहे हैं तो फिर आपका जो यील्ड बड़ा है उसका क्या वैल्यू है, उसको आप सोचना चाहिए, उसको आप एक फिगर देना चाहिए। तो इसलिए एनएफ की कंटेक्स्ट में आपका जो बीज का जो सिस्टम है तो वो अलग रिक्वायरमेंट, मतलब 40 साल में हमने जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में जितना काम किया, हमने ऐसे अच्छे अच्छे वैरायटी जो जरूरत था ताकि हम ज़्यादा यील्ड बढ़ाए, इसके हिसाब से हमने इतने अच्छे अच्छे वैरायटी लाया, जिसमें हमने ऐसी वैरायटी चुना है जो आपका वाटर को रिएक्ट करे, मतलब रेस्पॉन्स करे, फर्टिलाइजर को रेस्पॉन्स करे और पेस्ट को
जो भी हम चाहते हैं नहीं चाहते हैं, एक पेस्ट को रेसिस्टेंस है तो अदर पेस्ट तो बढ़ते हैं और पेस्टिसाइड यूज करने का जरूरत पड़ता है। तो ऐसे वेराइटीज को आप नेचुरल फार्मिंग में लाएंगे, फिर क्या होगा? वो हंग्री है, उसको पानी चाहिए, उसको फर्टिलाइजर चाहिए। अगर पेस्ट आए तो उसको ओनली इट कैन नॉट डील, उसको सिर्फ पेस्टिसाइड ही चाहिए उसको कंट्रोल करने के लिए। और आपका वीड्स आता है और वीड्स में कंट्रोल करने के लिए हेर्बिसाइड चाहिए। तो इतना केमिकल्स आप अपने मिट्टी में डाल देंगे और एनवायरनमेंट में डालेंगे, एटमॉस्फेयर में डाल देंगे, तो फिर अगर वो नहीं डालेंगे उसका परफॉर्मेंस बहुत कम होगा। अगर वो नहीं डालना है तो अल्टरनेटिव क्या है? नेचुरल फार्मिंग है। अगर नेचुरल फार्मिंग करेंगे उसमें आप इम्प्रूव्ड वेराइटीज का अगर परफॉर्मेंस वेरी पुअर है और नेचुरल फार्मिंग आजकल का जरूरत है, then we must select a variety that performs under natural farming conditions, which cannot be the same variety. ये हमारे पास काफी एग्जाम्पल्स है and I am talking based on the data available, experiments conducted by people like you in the farmers fields. वो करने के बाद हमको ये समझ में आया, अगर नेचुरल फार्मिंग कंडीशंस में ट्रेडिशनल वैरायटी का बीज को कंपेयर करेंगे रिलीज्ड इंप्रूव्ड वैरायटी का साथ, तब यील्ड ट्रेडिशनल वैरायटी का जिस जगह से वो ट्रेडिशनल वैरायटी आया उस जगह में ज्यादा यील्ड करने का चांसेस बहुत है। और उस ज्यादा यील्ड देने वाला ट्रेडिशनल वैरायटी का क्वालिटी सीड अभी एक्सेस नहीं है, कोई उसका प्रमाण भी नहीं है, कोई उसका पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस भी नहीं है और उसको मिलने की सुविधा या सिस्टम भी नहीं है। ये बैकग्राउंड है। आई थिंक विद दिस बैकग्राउंड वी विल एंटर इनटू द पीपीटी। जहां तक पॉसिबल है मैं हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी बोलूँगा, बट मैं आपको जो एक पॉइंट क्लियरली बोल रहा हूँ, ट्रेडिशनल वैरायटीज का चुनने का मकसद ये है, हमको नेचुरल फार्मिंग एज ए कंट्री पॉलिसी भी आया और हमारा जरूरत भी है। अगर नॉट ओनली इन इंडिया, ग्लोबली सभी लोग नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर रहा है। ये नहीं एक दिन में पूरा बदल दो, ये ऐसा बदलने का जो परिणाम है आपने श्रीलंका में देखा है। फार्मर्स ने एजिटेट कर दिया कि इनके पास पैसा नहीं था फर्टिलाइजर इंपोर्ट के लिए, अभी इसलिए बंद कर दिया, बट फार्मर्स ने फर्टिलाइजर का डिमांड बढ़ा दिया, फिर उन्होंने बैक टू स्क्वायर आ गया, फर्टिलाइजर सब उसको यूज कर रहे हैं। तो ये परिणाम इसलिए है कि एकदम बदलना, तो इसको हम ध्यान में रखते हुए ये वासन और RRA ने 10-15 साल से यही सोच के आ रहे हैं कि क्या हम अल्टरनेटिव को ग्राउंड लेवल पे प्रूव करके साइंटिफिक डेटा के साथ कौन सा वैरायटी कौन सा फसल का सीड सिस्टम होना चाहिए और वो सीड सिस्टम अपने ही गांव लोगों के हाथ में हो। इट शुड बी resilient to climate, it should be resilient to pest, and it should be nutrient dense. These are the three major points. तीन जो है कि अगर वातावरण में जो अभी कई बदलाव जो आ रहे हैं उसको सह के जो खड़ा हो सकता है और आपको यील्ड दे सकता है, उसी को क्लाइमेट रेजिलियंस बोलते हैं। और क्लाइमेट रेजिलियंस ये इट्स नॉट थ्योरी, अभी पेपर पे ऊपर नहीं है, फील्ड के ऊपर है। आप जितना अभी बदलाव आया उसका परिणाम आप सभी लोग देख रहे हैं, अपने अपने गांव में देख रहे हैं, और उसको खड़े होके आपको फिर भी आमदनी देना है तो ट्रेडिशनल वैरायटी का एक चॉइस आपको चेक करना है। अगर वो नहीं कर सकता, ट्रेडिशनल वैरायटीज क्या एक दो है क्या एक फसल में? अगर धान की एग्जांपल देंगे, पैडी का, हमारे पास ऑलमोस्ट 60,000 कलेक्शंस है हमारे NBPGR जीन बैंक में, और रिकॉर्ड में ये भी है 30,000 से 40,000 ट्रेडिशनल वैरायटीज का पैडी 1930s में इंडिया में हम कल्टीवेट करते थे। उसको सिस्टमैटिकली हमने 10-15 वैरायटी को कम कर दिया टू कवर 80% ऑफ द एरिया। सो जो हमने व्हाट वी हैव लॉस्ट
with this chemical farming is very well documented now. इसीलिए लोग अभी कंसर्न है that climate resilience अगर आपको चाहिए और तुरंत चाहिए, आप अपने बुजुर्गों को, अपने एंसेस्टर्स को, उनका नॉलेज को आप you respect them because they have selected these varieties, traditional varieties, over hundreds of years in the same location. पूरा इंडिया में एक वैरायटी सेलेक्ट नहीं किया, जिसका अपना अपना कम्युनिटी है, उनका मिट्टी का जैसा मिट्टी है और उनका जो बरसात कितना होता है, सनशाइन आवर्स कितना होता है, पानी का लभ्यता क्या है, उस सब को देखते हुए उनका एनिमल्स जो लाइफ स्टॉक आसपास में जो है उसका क्या जरूरत है, फीड का, ये सब ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये वैरायटी सेलेक्ट किया। मगर हमने क्या किया, हमारा जल्दी था फूड सिक्योरिटी लाने का। फूड सिक्योरिटी लाने के जल्दी में हम सिर्फ यील्ड के ऊपर ज़्यादा जोर देते हुए हमने न्यू वैरायटीज लाया जिसमें क्लाइमेट रेजिलियंस चला गया, न्यूट्रिएंट डेंसिटी चला गया। सो क्लाइमेट रेजिलियंस, पेस्ट रेजिलियंस एंड न्यूट्रिएंट डेंसिटी, ये तीनों कोई पूछ रहे थे न्यूट्रिएंट का कोई डेटा है क्या? डेटा है, काफ़ी डेटा है, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट। वो डेटा जो है इट शुड बी अगेन इकोसिस्टम बेस्ड डेटा। ये नहीं कि उस वैरायटी को कहीं भी आप ग्रो कर दीजिए वही न्यूट्रिशन होगा, कि अपने एरिया में वो वैरायटी को हमारे बुजुर्गों ने सेलेक्ट करके लाया, उस वैरायटी का उस जगह में ग्रो करने का न्यूट्रिशन का क्या वैल्यू है, ऐसा डेटा नहीं है। ऐसा डेटा को आप आगे बढ़ाने का बहुत जरूरी है। ये काम ने RRA एंड वासन ने शुरू कर दिया और कई मिलेट्स का हमने न्यूट्रिशनल वैल्यूज ले लिया डिस्ट्रिक्ट की और इकोसिस्टम के हिसाब से। उस इकोसिस्टम में आपने ग्रो किया तो क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको भी देखते हुए हमने किया है। सो ट्रेडिशनल वैरायटी और नेचुरल फार्मिंग कंटेक्स्ट, क्लाइमेट रेजिलियंस, पेस्ट रेजिलियंस, न्यूट्रिएंट डेंसिटी, ये ध्यान में रखते हुए ट्रेडिशनल वैरायटीज को हम आगे ले चलना चाहते हैं थ्रू ए प्रोसेस। ये नहीं कि हम कुछ पैसा मिल रहा है ट्रेडिशनल वैरायटी ग्रो करने के लिए इसलिए हमने पूरा छोड़ के ट्रेडिशनल वैरायटी को प्रमोट करेंगे, ऐसा नहीं है। इसको एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस को फॉलो करेंगे, एवेल्युएट करेंगे। फार्मर को कभी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, बट जो वैरायटी वो खुद करना चाहते हैं उसका क्वालिटी सीड नहीं है तो उसको क्वालिटी सीड कैसा पहुंचा दे, क्या सिस्टम फॉलो करे। दिस इज द पर्पस ऑफ दिस प्रमोशन ऑफ द ट्रेडिशनल वैरायटीज। नाउ कैन आई हैव द फर्स्ट PPT, समाधान जी? Yes, sir, yes. Role of traditional varieties. Okay, I am trying. I think. Are you? Is it visible? Is it visible? Yes. Yeah, right. अभी आया, किसी का आवाज आ रहा है, देख लीजिए। किसी का तो माइक चालू है सर, बंद कर दीजिए प्लीज। Yeah, I think some of them you can check and you can mute somebody. I think. Sir, screen is visible? Yeah, visible, visible. Yes, very much visible. Yeah. So can you go to the next slide? Yes. And make it full slide, please.
Yeah. Any difficulty? Yeah. Make it full slide. There is a cup type of thing that's उसके ऊपर मार्क लगा हुआ है, उसको आप प्रेस कीजिए. एक वाइन ग्लास जैसा है ना, that is the one which will makes it full. The screen is visible. Visible, but it is not. Samadhan, it is visible. You have to see there is a small computer there which you have to click on it and it will convert it into full screen. See, huh? Yeah, correct. It's not visible now. It's not visible now. See the next one, the bigger full size one. We can see this now, sir. Okay. Yeah. You're not able to make it full slide. Instead it is only half screen. No, not white screen. Not that one. Not that one. Not that one. सर वरच्या साईडला डिस्प्ले सेटिंग म्हणून. Okay, I think we'll go ahead. We'll go ahead with whatever the. वरच्या साईडला डिस्प्ले सेटिंग म्हणून आहे समाधान सर. नहीं त्या फुल स्क्रीन मध्येच. स्लाइड शो चला दो ना. Yeah, slide show you have to run. Sir, please go to view and make it full screen mode. तिरस्कार लोगों जवाल नो बेसी तो ले presentation mode. Please go to the presentation mode, please. Diversity apps. So right side, नीचे. समाधान सर वरच्या साईडला पहा शो टास्क बार डिस्प्ले सेटिंग म्हणून येते. प्रेजेंटेशन ऑन नहीं सर प्रेजेंटेशन ऑन कर. Samadhan, it is because you have connected your laptop with the bigger screen and it is in the projection mode. You need to disconnect. Yeah, you stop it, Samadhan ji. You can stop. Let me try. You can actually unshare. Let me try. Done. Yeah, now it's fine. Now it's done. Okay, good. Go to the next slide, please. Yeah, next slide. Okay, so in the what is a traditional variety? इसके ऊपर काफी चर्चा हुआ वर्किंग ग्रुप में, और हमको इतना जानना जरूरी है कि I think Doddama Damma, I think please unmute her. From there that some chick is telling that we are in the traditional area. So what we need to understand is actually whatever the definitions we give, वो ज़्यादा important नहीं है, और जो understanding important है और legal aspect important. तो legal में सिर्फ ये दो ही है. एक extant variety is in the protection of plant varieties and farmers right, उसको definition है. एक farmers variety को TPFRA में definition दिया, और traditional variety को ऐसा कोई definition land race या traditional variety को बायोडाइवर्सिटी एक्ट में भी नहीं दिया, मगर ये farmers variety को उन्होंने
डस्ट टेस्टिंग के रूप से, मतलब डिस्टिंक्टिवनेस, यूनिफॉर्मिटी, स्टेबिलिटी के रूप से उसको रिकॉग्नाइज करके ओनरशिप दे रहे हैं, वो फार्मर्स वैरायटी है। बट एक्सटेंट वैरायटी मतलब जो पब्लिक डोमेन में है, ऑलरेडी इट इज नो प्रोटेक्शन इज अवेलेबल फॉर दैट। इवन फार्मर्स वैरायटी आल्सो 15 से 18 साल तक की उसका लाइफ है, उसके बाद वो पब्लिक डोमेन में रहता है। बट ट्रेडिशनल वैरायटी कहीं भी नहीं लिखा है ये लेजिस्लेशन में, इसलिए हमने सोचा जो भी स्कीम अभी हम आगे ले जा रहा है उसको ट्रेडिशनल वैरायटी बोले। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये ट्रेडिशनल वैरायटी जो है कि ऑलरेडी अंडर कल्टीवेशन, और समाधान जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या सो उसमें या दिस इज ओके, यू कैन कीप इट। कल्टीवार जो है वो बायोडाइवर्सिटी एक्ट में डेफिनेशन दिया है। फोल्क वैरायटी मतलब जो एथनिक वैरायटी है, तो लैंड रेस भी उन्होंने दिया है। इट इज ए प्रिमिटिव कल्टीवार ग्रोन बाय एंशिएंट फार्मर्स। बट लैंड रेस में ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम है। फार्मर वैरायटी में फार्मर इंटरवेंशन करता है। एक्सटेंट वैरायटी रिलीज है मगर उसका डेट खत्म हो गया, ये है। तो इसलिए हम जो भी आगे स्कीम्स अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आएगा, ये कॉमन अंडरस्टैंड के लिए, so that no legal problems are there, we are using the word traditional variety. ये traditional variety जो next slide please. Yeah, समाधान जी next slide please. दूर तो प्रॉब्लम हो जाएगा। कुछ पोड़े चलो खिलाओ जो जाता होता। समाधान जी next slide please. Yes, Yeah. yes. ये ट्रेडिशनल वेराइटीज को फॉर्मल सिस्टम में ये रीजंस बोलते हैं जो हमारा, I don't know, you can somebody has to pay attention, muting all the people. Hello, can the admins please do that? Yeah, admin please No, mute admin, there is no everybody. जिसका भी अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर लीजिए ना। Yeah, good, thank you. And ये one of the reasons ये है कि no demand बोलते हैं। और डिमांड तभी होगा जब अवेयरनेस हो, जब नॉलेज हो। तो ये नो डिमांड इज नॉट ए गुड रीजन नॉट टू पुट ट्रेडिशनल वेराइटीज इनटू सीड सिस्टम्स। और नो एग्रेसिव प्रमोशन। एग्रेसिव प्रमोशन जो प्राइवेट इंडस्ट्री को जरूरत है, कम्युनिटीज को नहीं है। अगर उनको ये समझ में आया इसको यूजफुल है ये कल्टिवेट करने से, उनका सेहत अच्छा है, उनका गाय भैंस का अच्छा सेहत है, और उनका हेल्थ भी ठीक है, फिर वो ऑटोमेटिकली वो अपनाएगा। और लीगल प्रॉब्लम्स है, मतलब आपने ये रिलीज नहीं है तो सीड एक्ट 1966 के हिसाब से अगर कोई सेल कर रहे हैं तो उनको पकड़ेगा। तो ये एक डर है इसको ट्रेडिशनल वेराइटीज को आगे ले जाने का। हाई यील्डिंग नहीं है। हाई यील्डिंग का बात तो मैंने बता दिया आप लोगों को, दैट it will be high yielding definitely in the ecosystem from where it has been identified. जहां उन्होंने वो वैरायटी हमारा बुजुर्गों ने बनाया वहां उनका यील्ड तो बिल्कुल अच्छा होगा। वो आपको डेटा कलेक्ट करके आगे ले चलना होगा। सीड रिप्लेसमेंट रेशियो, वो तो अभी लोगों का ये वहम है कि अगर सीड रिप्लेस करेंगे तो यील्ड बढ़ेगा, साथ साथ हमारा एनवायरनमेंट भी खराब हो जाएगा। सीड स्टैंडर्ड्स चाहिए। सीड स्टैंडर्ड्स के लिए जरूरी है, मगर क्या जरूरी है, क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या कम इम्पोर्टेंट है, उसको डिसाइड करने का हक जो है कम्युनिटी को है। ये नहीं किसी ने सीड स्टैंडर्ड बता दिया और उसको फॉलो करते हुए लीगल एक्शन लेंगे। ये नहीं, हमको 80% वाइबिलिटी हमारे लिए ठीक है तो ठीक है, क्यों अब आप 90%, 98% होना चाहिए। और प्योरिटी के ऊपर भी कुछ चर्चा होगा। और ये सब जो है लीगल ऑब्स्टिकल्स को हम इग्नोर करके ट्रेडिशनल वेराइटीज को कम्युनिटी का प्रेफरेंसेस ऑफ सीड क्वालिटी को समझ के अगर हम उसके साथ मिलाएंगे तो आपको ट्रेडिशनल वेराइटी आगे ले जाने का प्रोसेस अच्छा होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज समाधान जी। या सस्टेनेबिलिटी जो जब हम बोल रहे हैं
वो रेजिलियंस है, न्यूट्रिशन अच्छा है, प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी ना कम करते हुए सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए। ये नहीं कि न्यूट्रिशन ज्यादा है इसलिए प्रोडक्टिविटी कम हो, ऐसे वैरायटी को भी हम आगे नहीं ले जा सकते। प्रोडक्टिविटी भी अच्छा है, न्यूट्रिशनल डेंसिटी भी अच्छा है, बट उनके पास रेजिलियंस, मतलब अगर वातावरण में जो चेंजेस हो रहा है उसको आप आगे नहीं ले जा सकते। सो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिलियंस, न्यूट्रिशनल डेंसिटी, प्रोडक्टिविटी ट्रेडिशनल वैरायटी में है, इसलिए वो सस्टेनेबल है, उसको आगे ले चलना चाहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सस्टेनेबिलिटी का मतलब वही है कि करंट जो हमारे लिए रिक्वायरमेंट है उसको भी मीट करे, और फ्यूचर जनरेशन नीड्स को हम अपना एनवायरनमेंट को, वाटर को, सॉइल को खराब ना करते हुए, सोशल कास्ट को ना बढ़ाते हुए अगर वो विथस्टैंड कर सकते हैं, देन ओनली इट इज सस्टेनेबल। It is, yeah, next slide, please. Then, फूड सिस्टम का बदलाव लाने के लिए ग्लोबली सभी लोग बात कर रहे हैं। तो फूड सिस्टम में बदलाव तभी आएगा जब आप कल्टीवेशन सिस्टम को बदलेंगे। कल्टीवेशन सिस्टम को जब बदलेंगे, अगर केमिकल्स यूज नहीं करेंगे बट इम्प्रूव्ड वैरायटी, हाइब्रिड, जेनेटिकली मॉडिफाइड यूज करेंगे, तब आपको फेल्यूर होगा। So traditional variety or natural farming combination will only work, not independently doing both of them. Next slide, please. Then traditional varieties, we lost most of the disappeared, means फिर भी अभी चांस है हम कई small communities with which all of you are connected, they still have the traditional varieties. They disappeared from the major seed because of the economic influence and accessibility of seeds, वो बदलाव आया है। तो इसलिए उसको कल्चर और बायोडाइवर्सिटी और अपने आप को सीड यूज करना, मतलब मार्केट से खरीदने की जो जरूरत नहीं है, ऐसा हम सिस्टम अगर बनाएंगे लोकली, फिर ट्रेडिशनल वेराइटीज का अच्छा ले जाने का चांसेस है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। there are certain formats to evaluate. जो मैं बोल रहा था डिस्टिंक्टिवनेस, यूनिफॉर्मिटी, स्टेबिलिटी, तो वो वैरायटी, प्लांट वैरायटी अथॉरिटी के पास है, और सेंट्रल वैरायटी रिलीज कमेटी का भी अपना फॉर्मेट है, एनबीपीजीआर कैरेक्टराइजेशन का अपना फॉर्मेट है। ये सबको मिलाते हुए आरआरए नेटवर्क वासन कुछ क्रॉप्स में, 6-7 क्रॉप में हमने ये कर दिया, काम कम करे, जो यूजफुल करे, कम्युनिटी जो वैल्यू करे, उसी ट्रेट्स को, उसी लक्षण को हम रिकॉर्ड करके हम उसको आगे ले चल सकते हैं। ये एक प्रोसेस है, ये सब आपको समझना होगा। जब हम कंपेयर करेंगे डिफरेंट वैरायटीज, एवेल्युएशन करेंगे फील्ड में, स्टार्टिंग फ्रॉम द क्रॉप डाइवर्सिटी ब्लॉक टू द एवेल्युएशन ट्रायल्स जब आप करेंगे, इसको ध्यान में रखना, क्या ट्रेट कम्युनिटी को इम्पोर्टेंट है। वो टेस्ट के लिए तो टेस्ट है क्या, वो एक्चुअली न्यूट्रिशन के लिए तो न्यूट्रिशन है क्या। वो प्रिंसिपल ट्रेट विल बी डिपेंडेंट ऑन कम्युनिटी रिकग्निशन एंड कम्युनिटी नीड्स। उसी के हिसाब से हम अपना प्रोसेस को सेट करेंगे। या नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ द सीड, व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस, वी आर ऑल डूइंग दिस, एक जो सीड एक्ट है वो सिर्फ रिलीज्ड वैरायटीज के लिए काम करता है। ट्रेडिशनल वैरायटीज का सीड स्टैंडर्ड्स भी अलग है, उसका क्वालिटी भी अलग है, और उसको मिलने का भी, क्वालिटी सीड मिलने का सुविधा भी नहीं है। इसी रीजन के लिए हमने सीड एक्सेस बढ़ाने के लिए ट्रेडिशनल वैरायटीज का अलग सीड सिस्टम होना चाहिए बोल रहे हैं। उसके जो अलग सीड सिस्टम इंप्लीमेंट करने के लिए आप सब लोगों का सहयोग मांग रहे हैं, और उसमें जो भी प्रोसेस में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, हम ओपन है, मतलब उसको सुनने के लिए तैयार है। और ये रीजन बेस्ड, कम्युनिटी बेस्ड क्वालिटी सीड एक्सेस को हमारा मुख्य लक्ष्य है। नेक्स्ट प्लीज। तो इसलिए हमने अल्टरनेटिव सीड सिस्टम का बात किया, और कम से कम इंडिया में एक ऐसा स्टेट है
जो हम बात करते हैं सुनने वाले हैं, और उसका समझ में भी आया कि एक अलग सिस्टम, सीड सिस्टम जरूरत है। इसलिए पहले उड़ीसा स्टेट ने अल्टरनेट सीड सिस्टम को गवर्नमेंट का दर्जा दे दिया कि अल्टरनेट सीड सिस्टम विल वर्क फॉर ट्रेडिशनल वेराइटीज टू आइडेंटिफाई, टू रिलीज एंड टू मेन स्ट्रीम, आगे ले चलने का, सप्लाई चेन में लाने का सिस्टम बनाने के लिए वो सहमत हो गए, ऑर्डर्स इश्यू हो गए, नॉट ओनली इन मिलेट्स, इन ऑल क्रॉप्स। तो उसका प्रयास तो उधर शुरू हो गया। वो आप सब लोग डिफरेंट स्टेट से है, इसका आप समझ के ऐसे सीड सिस्टम को अपने राज्य में भी आगे ले चलने का प्रयास करना हमारा लक्ष्य है। इसको तो जो मार्केटिंग का जो प्रोड्यूस है, डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ द सीड। अगर बीज अच्छा है तो आपका एंड प्रोडक्ट भी अच्छा होता है। तो इसलिए बीज को पहले सिस्टम बनाएंगे तो मार्केटिंग का अपने आप बनाएगा। एंड देन लोकल कंजम्पशन को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए। हेल्थ ऑफ द पीपल, हेल्थ ऑफ देयर एनिमल्स, हेल्थ ऑफ द सॉइल, उसको ज़्यादा जोर दीजिए, ताकि इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग दी सुपरमार्केट्स, टाउन्स एंड एक्सपोर्ट, दैट इज नेक्स्ट स्टेज। करतो ना सर, माझे शुगर Varaprasad sir, please unmute yourself. Oh, sorry. Now, am I audible? Yes, you are, sir. Yeah, sorry. Was it for very long or just now I unmuted? Very like on this slide only, last Okay, point, I okay, think. right, Yes. थैंक यू, थैंक यू। मैं यही बोल रहा था, अगर मार्केटिंग का आप सोचना है, पहले आपको लोकल कंजम्पशन के ऊपर फोकस पहले दीजिए, ताकि लोगों ने देखा है, अपने फर्टिलाइजर यूज नहीं किया, केमिकल यूज नहीं किया, और अपने पुराना वैरायटी को आपने ग्रो किया और उसका स्वाद उनको मालूम है, तो लोकल में आपको मार्केट इमीडिएट मिलने का चांसेस ज़्यादा है। जब एक बार ये लोकल से थोड़ा थोड़ा स्प्रेड होगा, अभी regional independence and sovereignty is more important than external marketing, whether in India or outside India. तो ये बात मैं कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या तो इसके लिए आप पहले क्रॉप डाइवर्सिटी ब्लॉक को बनाइए। हमने ताजुब हुआ कि NBPGR में हमारे पास 4,60,000 का एक्सेशन है, मगर हमने ये पूछा इसमें कितना ट्रेडिशनल वेराइटीज है, तो हमें पता चला उसका नाम, ट्रेडिशनल वेराइटी का नाम से 10,000 से बहुत कम है। कहाँ 4,60,000 और कहाँ लेस देन 10,000। 1,500 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स का कलेक्शन किया, मगर हमने ये कभी भी ये नहीं समझा इम्पोर्टेंट है कि वैरायटी का दर्जा हमने ट्रेडिशनल वैरायटी को नहीं दिया। हमने सिर्फ उसको एक प्लांट ब्रीडिंग मटेरियल के हिसाब से देखा, कलेक्ट किया, एक नंबर दिया, बैंक में रख दिया, उसको नया वैरायटी लाने के लिए हमने कोशिश किया, बट वी नेवर गेव द इम्पोर्टेंस दैट दिस इज ए वैरायटी सूटेबल टू दैट पर्टिकुलर एरिया। तो उसको बदलने के लिए हम ये सिस्टम वर्किंग ग्रुप RRA एंड WASSAN बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, तो ये सिस्टम लाया कि आप अपने एरिया में क्रॉप डाइवर्सिटी ब्लॉक का मतलब पूरा स्टेट का नहीं, पूरा डिस्ट्रिक्ट का भी नहीं, जहां सेम इकोसिस्टम है उसमें एक क्रॉप डाइवर्सिटी ब्लॉक का मतलब जो अवेलेबल है, अभी भी कुछ वेराइटीज है, फ्यू पीपल आर ग्रोइंग इट, अपने खाने के लिए अपना वो ट्रेडिशनल वेराइटी को रखा हुआ है, ऐसी वेराइटीज को लाके आप एवेल्युएशन करने का जगह है क्रॉप डाइवर्सिटी ब्लॉक। तो हमने ये वेराइटीज का सब पूरा इंफॉर्मेशन लेके NBPGR पोर्टल से हमने कंपेयर किया, हमें पता चला कई वेराइटीज अभी हमारे पास, आप लोगों के पास जो है वो जीन बैंक में नहीं है। जो जीन बैंक में 1970s में जो कलेक्ट किया
वो आपके पास नहीं है। तो हमने दोनों को मिलाया RRA का एफर्ट से, तो NBPGR ने बीज देना शुरू कर दिया। 7 क्रॉप में हमको बीज मिला है, जो हमने एक प्रोसेस फॉलो किया, मतलब 70s to 80s और 90s में कलेक्ट किया हो, जो आपकी एरिया से कलेक्ट किया हो, वो अभी आपके पास नहीं है, तो ऐसा सीड को लेके आइए। ऐसा एक प्रोसेस फॉलो करके हमने एक रिक्वेस्ट दिया, उस रिक्वेस्ट के हिसाब से हमको बीज मिला, और उसको हमने एवेल्युएट किया। एवेल्युएशन के बाद सीड प्रोडक्शन किया, फिर उसको उड़ीसा में सिर्फ ही जो रिलीज का चांस है वहां हमने आगे बढ़ा। नेक्स्ट प्लीज, समाधान जी नेक्स्ट। या राइट, थैंक यू। और वैरायटी रिलीज करने का बहुत लंबा प्रोसेस रहता है, मतलब इसको CVRC और SVRC जो सेंट्रल वैरायटी और स्टेट वैरायटी में आपको जगह जगह से कंडक्ट करना, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस को फॉलो करना, और उसको कोई मॉनिटरिंग करना, उसके बाद डेटा इकट्ठा करना, फिर उसको आप सबमिट करके प्रपोजल सबमिट करो, तब रिलीज होता है। उसको पार करने के लिए NBPGR ICR ने एक दूसरा सिस्टम लाया, जिसमें एक किसान भी आप भाग ले सकता है। जैसे कई जगह से आपके पास वैरायटी है जिसको वैरायटी का दर्जा देना मुश्किल है, मगर जो लक्षण जो आप समझते हैं वो दूसरा वैरायटीज में नहीं है, तो इसलिए आपको एक रजिस्ट्रेशन करने का मौका है। मतलब आपका जगह में ये वैरायटी का ये लक्षण है, और उसका 2-3 सीजन का उसी लक्षण का डेटा कलेक्ट करके NBPGR में प्रपोजल देंगे, देन वो बैंक में रखा जाएगा, ये हमारा वैरायटी अलॉन्ग विद द इंफॉर्मेशन रखा जाएगा। ये कुछ एग्जांपल्स है हमने हैदराबाद सेंटर की NBPGR की। अगर वो नंबर मिल जाए तो बात तुरंत हो जाएगी। सुनील जी को म्यूट कर दीजिए। देन यू नीड टू एक सुविधा है, जो भी फार्मर अपने पास वैरायटी का पेलाला मीन्स एक्चुअली इन तेलुगु इट इज पॉप्ड सोरगम, पॉपकॉर्न जैसा, अगर सोरगम हो सकता है। और या देन एक बालिंत पेसलू बोल के एक वैरायटी हैदराबाद में है, जो येलो कलर में है, एक्चुअली एक ग्रीन ग्राम है मगर है येलो कलर में, पीला में है। वो उसका जो है ट्रेडिशनल नॉलेज ये है, उसको अगर लैक्टेटिंग मदर जो बच्चे को दूध देते हुए माँओं को ये अच्छा प्रोटीन, क्वालिटी प्रोटीन दे सकता है। ऐसा कई है क्रॉप्स वैरायटीज आप लोगों के पास हजारों होंगे, हमने कुछ एग्जांपल दिया। उसको अगर वैरायटी दर्जा इमीडिएटली नहीं दे सकते, NBPGR के रजिस्ट्रेशन के हिसाब से भी आप उसका थोड़ा सॉफ्ट प्रोटेक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। या जूही जी को म्यूट कर दीजिए। या सो नरिशिंग ट्रेडिशंस, मतलब ये दक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी जो है विच वाज वर्किंग फ्रॉम जहीराबाद, ऑलमोस्ट 30 साल पहले ही उन्होंने ये किताब निकाला, नरिशिंग ट्रेडिशंस लोकल ग्रीन्स। इसका मतलब है जो पत्ते जो हम हरे पत्ते जो हम खाते हैं वो सभी सो करने की जरूरत नहीं है, सोइंग करने की जरूरत नहीं है, उसको हम कलेक्ट करके भी खा सकते हैं। ऐसा हरे पत्ते 500 का उन्होंने इकट्ठा करके उसका नाम, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू सब एक किताब लाए हैं। ये DDS के पास एक किताब है। ऐसे नॉलेज को हम बढ़ावा देना चाहते हैं आप सब लोगों का सहयोग से, ताकि जो प्लांट दुनिया को मालूम नहीं है मगर आपका कम्युनिटी को नॉलेज है, उसको हम आगे ले चले। नेक्स्ट प्लीज। देन वी हैव द ओडिशा मिलेट मिशन, जिसका मैंने जिक्र किया था। उसमें ट्रेडिशनल वैरायटीज को टेस्ट, न्यूट्रिशन और क्यूलिनरी प्रोसेस, अगर आपको ये बैंगन का आप एग्जांपल लेंगे, अगर प्राण करी है तो स्पेसिफिक वैरायटी है बैंगन में, उसके साथ अच्छा लगेगा। बैंगन का भरता है, स्पेसिफिक ट्रेडिशनल वैरायटी है जो भरता अच्छा आएगा उसको। सो जो क्यूलिनरी मतलब जो आप यूज करेंगे, कुकिंग करेंगे,
उसके ऊपर भी हमारा एक एक ट्रेडिशनल वैरायटी है। 40-50 हजार ट्रेडिशनल वैरायटीज ऑफ पैडी है, जिसमें एक एक का एक पर्पस अलग है। आपको स्वीट बनाना है, अलग वैरायटी है। आपको डायबिटीज कम करना है, अलग वैरायटी है। आपको स्मेल अच्छा लगता है, अलग वैरायटी है। तो कुछ धान को आप मैरिज में यूज करना चाहते हैं, अक्षत बनाना चाहते हैं, उसका वैरायटी अलग है। ब्लैक सेसमे चाहिए, उसका वैरायटी अलग है। तो कल्चर एंड the religious needs, taste and nutrition were never given any importance in the formal varieties release. Yeah, next. So उसका हमने ये प्रयास करने के बाद 4 साल का काम के बाद, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, 4 साल काम के बाद जो क्रॉप डाइवर्सिटी ब्लॉक लगाया, उसके बाद में ईयर हेड टू रो का मेथड फॉलो किया, उसके बाद में ट्रेडिशनल वैरायटी को कंपोजिशन किया और उसको जगह जगह विद इन ए डिस्ट्रिक्ट 3-4 जगह हमने उसको टेस्टिंग किया, उसमें चेक रख दिया, मतलब लोकल वैरायटी को भी चेक रख दिया। उसके रखने के बाद ये जो वैरायटी जो है कालिया वैरायटी जो है फ्रॉम उड़ीसा का, तो इसका यील्ड जो है स्ट्रा यील्ड 65% हायर देन अर्जुन एंड 46% हायर यील्ड भी है। और स्टेट चेक से ज्यादा यील्ड आ रहा है, बट कहाँ, only in a particular district within Odisha state, and if you see here, it is only released for a few zones, specified zones, not everywhere. And also it is resistant, general field resistance उनके पास है stem borer के साथ। We don't want absolute resistance, वो break होगा और दूसरे pest dominate करेगा। So general field resistance सभी pest को होना चाहिए, मगर clean crop ये हमारा कभी भी हमारा ये नहीं है। Our goal is not the clean crop. Our goal is our pests also may survive, but they may cause damage to a lesser extent, and the crop is able to tolerate because. जी सर, ये बोला था कि सर थोड़ा सा बदलाव किया है। हाँ जी। इसमें सर 26 को जैसे यहाँ से गोंदिया के लिए ट्रेन है, तो 27 सुबह हम लोग 11 बजे तक गढ़चिरौली पहुंच जाएंगे। अच्छा, चंद्रपाल जी को म्यूट कर दीजिए प्लीज। या so this is yeah, next slide please. Yeah, similar to Kalia, we have also other varieties of ragi which are released. Samadhanji, next slide if possible. And char varieties including the farmers in the variety release committee हमने release mainstream कर दिया, मगर quality seed access 1-2 साल लगेगा जब तक हम सीड स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे। समाधान जी, कैन यू हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? या नेक्स्ट स्लाइड, या राइट। तो या नेक्स्ट स्लाइड अगेन। या दिस इज आल्सो अबाउट कालिया ओनली, व्हाट इज द fodder quality, what is the natural farming practice. Yeah, this is a Telangana woman. She has also brought traditional variety into the village Umanpur and मोबाइल डाइवर्सिटी फेस्टिवल को करने का है। और वन एग्जांपल, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। देन वी हैव द कॉस्ट ऑफ सेविंग ऑन द सीड। इनपुट कॉस्ट कम होगा क्योंकि ये नेचुरल फार्मिंग है, और मार्केट होने की संभावना लोकल मार्केट को तो अपने आप आ जाएगा, और क्लाइमेट का रेजिलियंस है, रिस्क कम है, और कल्चरल हेरिटेज भी हम उसके साथ साथ एडिशनल एडवांटेज है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या थैंक यू। जस्ट पार्टिसिपेटरी वैरायटी सिलेक्शन प्रोसेस का मैं 5 मिनट लूंगा, और उसके बाद हम चर्चा के लिए भी समय देंगे। या कैन आई हैव द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन ऑन पार्टिसिपेटरी वैराइटल सिलेक्शन, जिसमें कम्युनिटीज संगमेश को म्यूट कर दीजिए, संगमेश को म्यूट कर दीजिए। ಪ್ರದರ್ಶಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಚದ್ರನ ಐಫೋನ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ನೋಡಿದ ಐಫೋನ್ ತಗೊಂಡು ತೋಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತಂತಾನ ಅಷ್ಟು ತಗೋಟ್ ಆಗ್ತಂತು ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದ ಮೊನ್ನೆ ಕುಂಕುರ ಮದುವೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೊಂಡು ಹಾಕ್ಬೇಕು. Yes, संगमेश को म्यूट कर दिया, गुड, थैंक यू। सो पार्टिसिपेटरी वैरायटी सिलेक्शन का जस्ट 5 मिनट्स, आई विल क्विकली गो थ्रू द स्लाइड्स, ताकि कैसा पार्टिसिपेटरी सिलेक्शन हमने किया हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद में जो भी हमने ट्रेडिशनल वैरायटीज को अब तक बोला है उसको हमने चर्चा के लिए रखेंगे।
Yeah, thank you. Next slide please. Yeah, okay, next slide. Yeah, right. Procedure थोड़ा पीछे जाइए. Procedure step 1 से. Selection of the land and farmer, कहाँ आप evaluate करना चाहते हैं. Varieties जिसको आपने including checks कहाँ से लाएंगे. Nursery management क्या करेंगे. Main field स्वारकू देवी को म्यूट कर दीजिए. राइट, थैंक यू. देन नर्सरी मैनेजमेंट, मेन फील्ड मैनेजमेंट, वो सब अपने पहले ही तय करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड. एंड स्टेप 5 इज आरबीडी डिजाइन फॉलो करेंगे ताकि हमारा जो रिजल्ट्स है ये नॉट अनसाइंटिफिक, उसका बेसिस है और उसको गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज करने का सुविधा भी हो. इसलिए हमने रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन भी करेंगे, सोइंग करेंगे, लाइन सोइंग करेंगे बेस्ड ऑन द क्रॉप. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. देन वी विल रैंडमाइज द ट्रीटमेंट्स विथ रेप्लिकेशंस. और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. देन उसको मैनेजमेंट, यू कॉल इट एज integrated management. It is nothing but natural farming, Ghanajivamrita or whatever the community accepted things will take. Next slide please. उसके बाद में yield एक crop cutting experiment जैसा 2 by 2 meter, 5 by 5 meter is recommended. 1 by 1 meter is very less. 5 by 5 meters का recommend करके उसमें से yield निकालेंगे ताकि पर एकड़ कितना yield आ रहा है, वो check variety में कितना आ रहा है, traditional variety में कितना आ रहा है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो ये उसके बाद में कम्युनिटी इटसेल्फ विल डिसाइड कौन सा वैरायटी आप सेलेक्ट करेंगे और उसमें मेल, फीमेल, यूथ, वुमन सबको इंक्लूड करेंगे और उनको ये बताएंगे कि आप चुनिए और चुनने का रीजन भी बताइए ताकि उस सबको मिला के ये टॉप वैरायटीज कौन सा सिलेक्शन हो गया. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. या एग्रोनॉमिकल डेटा जो भी हम फॉलो करते हैं वो सब हम रिकॉर्ड करते हैं ताकि जब ये मेन स्ट्रीम हो जाएगा वो भी कम्युनिकेट हो जाएगा. डेटा टू बी कलेक्टेड जो है, जो नॉर्मल इम्प्रूव्ड वैरायटीज में करते हैं उसी में से डेटा हमने कुछ गिन चुन के लिया है ताकि काम कम हो मगर इफेक्टिव हो. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. एंड लोकेशंस उड़ीसा में ये हुआ, डिस्ट्रिक्ट्स लाइक बलंगीर, नवापाड़ा, कालाहंदी, मयूरभंज, इसमें उसी डिस्ट्रिक्ट में कुछ मंडल सेलेक्ट किए और उसका ग्रीन ग्राम वैरायटीज हमने ले लिए और उसमें एक चेक लग दिया सीका मूंगा जो इम्प्रूव्ड वैरायटी है. उसके हिसाब से काली मूंग कैसा है और दाला मूंग कैसा है, जैन मूंग, चिकनी काली कैसा है, उसका रिजल्ट आएगा. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. देन इफ यू सी दैट रैंकिंग भी दिए गए. when the farmers जो आते हैं कम्युनिटीज, वो देखने के बाद सबसे अच्छा कौन सा है, नेक्स्ट कौन सा है, ऐसा रैंकिंग 1 2 3 देते हैं और सभी कैरेक्टर्स का एक रैंक जैसा ले लेते हैं ग्रोथ का, ये कौन सा अच्छा है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. या सो देन वी विल सी दैट डेटा सबको कलेक्ट करके यील्ड को भी हमने ग्राफ बना दिया. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. या नेक्स्ट स्लाइड. ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है डेटा. नेक्स्ट स्लाइड. और ये कुछ अच्छे फोटोग्राफ लेना ड्यूरिंग दी प्रोसेस ऑफ एवेल्युएशन इज वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. वो जो फोटो के साथ जो है उसका वैल्यू बढ़ता है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. या कम्युनिटी के साथ कंसल्ट करना. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. एंड दिस इज व्हाट हाउ वी सेलेक्टेड. We followed a process from crop diversity block to the purification of traditional variety, उसको evaluate करना और communities को साथ में लेके उसको कौन सा अच्छा variety है उसको list करना और state government को proposal देना कि ये variety released variety से ज़्यादा yield दे रहा है या ज़्यादा nutrition दे रहा है, उसको भी value देंगे. And then we will request that this may be released. This is the process that we are following. And now I think Samadhan ji, I stop here. You can open it for discussion. अगर चार्ट में त्वारकू देवी का म्यूट कर दिया. राइट, गुड. सो चार्ट बॉक्स में अगर कोई क्वेश्चन है वो पहले ले लीजिए और उसके बाद में यू कैन ओपन. जो पहले हैंड रेज कीजिएगा देन उनको पहले चांस दे दीजिए और उनको बात सुनेंगे और चर्चा करेंगे.
Thank you very much. I stop here. So in chart box, sir, am I audible? Okay. So in chart box, there are 3 questions. Majorly, questions are revolving around 3 aspects. One is Echo आ रहा है because I think more than one instrument is very nearby to you. Echo is coming. एक इंस्ट्रूमेंट को क्लोज करेंगे तो I mean, the questions are revolving around 3 aspects. One is how to ensure the quality of traditional varieties, and second is how the farmers organizations or farmer producer companies can be involved in it and how they will get profits. Third is related to the markets, and fourth is which kind of traditional varieties can come into this kind of work. So these are the 4 questions. I mean, questions are repeatedly coming on these 4 aspects. Dr. Varaprasad sir, am I audible? Yes, kindly repeat first 2 questions. 2 topics. Quality and market I noted down. Can you please tell me first and second? Hello, Bhagyaji, am I audible? Yeah. Yes, sir. Yeah, please. So there are 4 questions and 4 aspects. One is how to ensure the quality. Okay. Second is what kind of role FPCs or farmers as organizations can play, and how they can get the profits in this venture, business venture. Okay. Third is what kind of traditional varieties can be used. I mean, do we have any category, or how to choose and all that stuff. And fourth is not related to these quality other things, but they are also asking for any sort of support. What kind of support is coming through this collaborative work? That is fourth. I think all the questions are around this. And fourth is Professor Ellen is also asking how the Indian farmers are doing the conservation. Are there any challenges they are facing? Okay. So these are the 5 questions. Okay. Right. So role of farmer organizations and whether we will get the profit or not if you do this. So there are 2 aspects. One is that you are very rich in diversity in the area where you are working, and you are aware that there are some people, few people, but large number, small area, large number of people grow in your village a particular variety for consumption only, and that seed is not available anywhere except with the people who are producing it. That's a criteria. So our role of selection of the traditional variety, if local demand is the first criteria that we should follow, that people want some good seed, but they are not able to access it. Can we make it access? Then the profit when it comes to it, if you are talking about seed and grain, we want the difference to be very less, because our objective ये है कि seed को अपने आप अपने seed को use करे, only first time quality seed access, but next 3 to 4 years he should not depend upon buying the seed again and again like improved varieties. So the profit तभी आएगा जब आपका awareness in the community, nearby communities लाएंगे, और जो process आपको करना है in evaluation, selection, उसको capacity building भी हो, साथ साथ awareness भी लाए. These 2 efforts through project mode or hand holding, और our सविया दादा ने बोला कि technical capacity and capacity building, these are the 2 areas where RRAN is ready to help. If we are succeed in getting a national project, then definitely you
some of you by a process will be selected for continuing this traditional varieties promotion. But irrespective of the project coming by next Kharif or not, the technical capacity of doing this traditional varieties and also capacity building will be helped by the RRAN. Bhagyaji, you want to add anything to this particular point before I move to next point? Yeah, please. Yeah. Please. The kind of direction we got from working group, core group members is that whatever the work we are doing for several years, it's not, this is in 2023 we started, but this is not the first year in which, you know, organizations have started work, and so many people are working on this agenda for several years, and you know, but only small gap we found through the RRA working group is that slightly we need to bring certain scientific rigor into this kind of work. Whatever the work farmers and civil societies are encouraging to do, or taking up the kind of traditional varieties, conservation, multiplication, and popularization. So that is the first one we wanted to do, and the major objective is to get the diversity back, reviving the diversity in the fields and also in the plates. That's the ultimate objective. But through that we can do a lot of other things while initiating the process of reviving. We can work with the, we have to do certain works at field level, and we have to engage with the research institutions and NBPGR and also ministries and departments and other things. So all stakeholders who are into the seeds can come into, we have to get the doors open for every partner organizations, and build the relation with the other stakeholders. That's one. Second is, before going into that, can we also build capacities, technical capacities of our civil societies, our FPOs who are into the seeds agenda, particularly on traditional varieties. थोड़ा बहुत उनके ऊपर भी ध्यान देना है, and we need to build our capacities to do our work at the field. That is major work, but for that only one or two people will always never sufficient. So there are so many farmers, so many civil society, civil society people who worked and spent their lifetimes on this agenda are available, and they have a lot of knowledge accumulated with them, and they are ready to share the knowledge and help us. So, we are trying to work with the experts and also farmer resource persons, and we'll take their support and help to build the capacities of our own organizations who are working in the villages and helping the farmers to conserve, multiply, and popularize. So that's the kind of thing. And second is, for building the capacities, probably there will be a series of training programs, and persons who are farmer experts or farmer resource person can go into the field, and that's a kind of field backed up by the pool of resource persons and experts who can go to the field and build their capacities. It's a kind of on-site, and there are training programs so we can learn on-site. It's not a classroom. It will be a kind of sandwich program. So because of that, RRA network opened up a CMSS fellowship. So persons who wants to learn and help other organizations to collect the data on time and with the certainly properly. So for that, they are also announced CMSS fellowship. Whoever wants to learn and help, they can be part of fellowship also. So largely this initiative collaboratively, the organizations or farmers or FPOs who are into this agenda with their own efforts. So, but RRA network can help them into pooling experts and pooling farmers and make them available to you, and request them to go and share the knowledge they accumulated for so many years, and build the scientific systematic work into our work. Already we have started, or we are working for several years. So that's the kind of, and this network always helps to know each other and get the, connections and other things. And
partly we'll also work with the universities and getting the universities on board in the different states and departments. वो वाला काम भी है, and then that the kind of relationship can be built for partner organizations wherever it is possible. It's not for all the states, it's not a universal thing, but wherever it is possible and wherever it is feasible, definitely we are trying to get those kind of stakeholders are also on the board. So this is the kind of work in which we are doing, and as everyone is also asking कि कहाँ से बीज ले सकते हैं. So it's so many publications are there, but it's in some physical form. We are trying to put it in a portal also, so that people can connect with each other. Then it's not a platform where you can sell your seed, exchange seed, but it's a only information sharing portal. But with that portal information, you can talk to each other, get knowledge, or share small quantities of seeds and all that stuff. So this is the kind of work in which working group is operating so far. But whatever the request comes further, probably if it is relevant, definitely we will be open to take up any sort of other assignments or tasks which you guys wants to do. So this is the one. Yeah, thank you Bhagya ji. I think Pandey साहब ने पूछा एक very simple and then doable है, availability of POP in local language. I think the first is the documentation of the package of practices for the traditional varieties in your area. How do you do it to get the best yields? वो document करने के बाद maybe after evaluation when we mainstream it we can make it, or even otherwise the documented variety, documented information local language में ट्रांसलेशन करके कर सकते हैं. उसमें आपको कोई मदद चाहिए तो यू कैन अप्रोच RRAN. और रिगार्डिंग दी लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं है, इसलिए अभी हमने स्टोरेज का बात नहीं कर रहे और मार्केटिंग लोकल मार्केट फोकस करने के लिए बोल रहे हैं. एंड व्हाट एवर अपॉर्चुनिटीज विद RRA अंदर भाग्य मैडम ने बोल दिया. नाउ कमिंग टू सीड क्वालिटी इज आल्सो वेरी वेरिएबल थिंग. परसेप्शंस आर वेरिएबल. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ब्लू किताब लेके आया जिसमें सभी क्रॉप्स का सीड स्टैंडर्ड्स आर गिवन एंड आल्सो फील्ड स्टैंडर्ड्स आर गिवन. उसमें 12-15 ट्रेट्स है जिसको दूसरा बीज मिलते हैं तो कितना मिलते हैं, इनर्ट मटेरियल है तो कितना है, वायबिलिटी है, जेनेटिक प्योरिटी है, और ऐसा मॉइस्चर परसेंटेज है, ऐसा बहुत कुछ ट्रेट्स है. बट कम्युनिटीज को अपने आप कुछ तरीका भी है कैसा करने का विदाउट ए मशीन. एंड वो उनका परसेप्शन ये है अगर थोड़ा वायबिलिटी कम भी है तो क्या फर्क पड़ता है, मतलब इवन अप टू 80% और 85% आल्सो इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि ये सीड पर्टिकुलरली द ट्रेडिशनल क्रॉप्स का सीड का रिक्वायरमेंट कम है तो 1 किलो के बजाय 1.25 किलो यूज करेंगे, ऐसा भी परसेप्शन है. बट जो भी परसेप्शन है कम्युनिटीज को क्वालिटी सीड देने में कुछ स्टैंडर्ड तो बनाना चाहिए. इसके हिसाब से RRAN ने काफ़ी कंसल्टेशंस किया इन ओडिशा विद कम्युनिटीज के साथ और उनका परसेप्शंस तो नोट किया. और जब हम ये मेन स्ट्रीम करते हैं वो ट्रेडिशनल वैरायटी, उसके साथ साथ ये सीड स्टैंडर्ड भी उसके साथ साथ रिलीज करेंगे जिसको हम यूज करेंगे. भाग्या जी, on this point you want to say something? Yeah. So, please. sir, there are a few states in which actually state agriculture universities and departments are showing some interest, Karnataka and West Bengal. And anyways, Orissa is there, and probably there will be a buy-in from Madhya Pradesh. So it's important that we need to come up with certain proper documentation. Whatever the way we wanted to do, we can do, but we can show certain documentation. And it's important that we should showcase our work, what kind of work we are doing. Majority of the institutions, in sometimes they don't know who are all working on this agenda. If they wanted to come and work with us also. But only thing is that as everyone cautions us, we are not going to share the germplasm without material transfer agreement.
and certain conditions we need to follow. But I think there are certain states where we are going to get small openings. But only thing is that we need to have certain patience and perseverance to entrench into the mainstream, and with certain documentation, proper documentation. That's one is three aspects. No? So if seed initiatives, if you take the seed initiatives, one action can be at community level, second is at research, and third at a government level. So at community level, if we have a good ground, and with proper proof of concept, which is documented properly, what I mean, what kind of requirements for documentation is needed, we need to meet all those things. And second is working with the research system also, because now climate change aspects, traditional varieties, after corona, everyone is talking about nutrition dense crops and all that. There's a positive openings are also coming. So with the departments, definitely there are openings in different states. So how we can together work and grab those opportunities, and we are not this is for the interest of the country. We are not just doing for ourselves, as you all know. So if we come together and put our efforts in certain direction where we can get success, so I think that is the way forward, I feel. Sir, thank you. या सो मुकेश गुप्ता जी, आपका मैं पढ़ रहा था सजेशंस एक्सपेक्टेशंस, उसमें एक जो है कि इंडिजिनस सीड वेराइटीज को क्लाइमेट चेंज की हिसाब से क्या ये ट्रेडिशनल वेराइटीज बेटर है. तो सिमिलरली सम ऑफ द एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स whom I met yesterday in manage, they also asked this question, that there is a lot of awareness when you release a certain variety by the government of India or in the state, you promote that this is the one which can tolerate flood or tolerate drought or tolerate salt tolerance. So you think that only improved varieties, released varieties have these traits, which is not correct. Actually, climate resilience जितना traditional variety में है, उतना improved varieties में नहीं है. We have enough evidence for this. Lot of crops work is done both in universities and ICR research institutes. और climate resilience में एक group of varieties को आप credit देना चाहते हैं, तो वो traditional varieties climate resilience में. Either it is drought, whether it is cyclone, tsunami, or it's a hailstorm or higher temperature, जितना भी extreme events है climate में, उसको सह के और yield देने वाला आपको ट्रेडिशनल वैरायटी बास्केट में मिलने का चांसेस बहुत है, और जिसमें इट विल नेवर बी कंप्लीट, क्रॉप विल नेवर बी लॉस्ट इन ट्रेडिशनल वैरायटीज. ये एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ. दूसरा, आपका क्वेश्चन भी बहुत रेलेवेंट है, मैंने ऑलरेडी कवर किया है कि जो ट्रेड्स आप उसको डॉक्यूमेंट करना चाहता है, पैरामीटर्स, उस ट्रेड्स को अगर बॉटनिस्ट है, टैक्सोनॉमिस्ट है, उसमें 50-60 का ट्रेड्स है, और क्रॉप वैरायटी का रिलीज करने का CVRC, SVRC, इसमें भी 20-25 है. और NBPGR ने पहले बहुत कैरेक्टर्स लेते थे, उसके बाद में 12-15 तक का कम कर दिया. बट द ट्रेड्स आर वेरिंग based on the purpose for which you are actually evaluating. Parameter will depend on किस लिए आप evaluate कर रहे हैं. तो इसलिए वो कुछ 6-7 क्रॉप में भाग्य मैडम ने लीड किया, ICR साइंटिस्ट को इन्वॉल्व किया, जो हेरिडेटरी ट्रेड्स है उसको कंसिडर करते हुए कौन सा कैरेक्टर्स आपको रिकॉर्ड करना चाहिए, वो लिस्ट कर दिया. बट दैट काइंड ऑफ वर्क इज पॉसिबल if other than 6-7 crops done, if there is another crop to be done, the RRAN can take such kind of work. That's the last point what you mentioned about genetic purity. Very interesting. We had lot of discussions on the genetic purity because the formal varieties released, genetic variety assessment करने का scientific methods है. जैसे DNA analysis भी possible है, parental diagnosis in the hybrid parents can be identified also,
or based on the some morphological traits also genetic purity can be determined. ऐसा कुछ मेथड्स है, बट ट्रेडिशनल वैरायटी में हम जेनेटिक वैरायटी प्योरिटी को अलग तरीके से समझते हैं। उसको जेनेटिक प्योरिटी हमें नहीं चाहिए ट्रेडिशनल वैरायटी में, इसलिए कि जो इंटेग्रिटी ऑफ ट्रेडिशनल वैरायटी में वेरिएशन और वेरिएबिलिटी इज इंटेग्रिटी ऑफ द ट्रेडिशनल वैरायटी, मतलब बिकॉज अलग अलग भी ट्रेड्स मिला हुआ है इसलिए उसको क्लाइमेट चेंज को सहने का शक्ति मिल जाता है। तो फिर आप जेनेटिक प्योरिटी तो नहीं ला सकते उस ऐसे कंडीशंस में। फिर क्या प्योरिटी चाहिए? प्योरिटी ये चाहिए आपका ट्रेडिशनल वैरायटी में कौन सा ट्रेट के लिए उस वैरायटी को आप ग्रो कर रहे हैं, टेस्ट के लिए, फार्डर के लिए, या न्यूट्रिशन के लिए, या क्लाइमेट को सहने के लिए, कौन सा प्रिंसिपल ट्रेट है, उस ट्रेट ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन में अगर है वो प्योर है। तो ये हमारा समझ है आज तक। उसको कैसा ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंट करेंगे वो सोचेंगे, बट जेनेटिक प्योरिटी एज सच इज नॉट रिलेवेंट फॉर ट्रेडिशनल वैरायटी। एनीथिंग मोर Bhagya ji from your side? Sir, one aspect I just wanted to reiterate here is that quality ensuring. You talked about trade, but as I mean, if you, I mean, many workshops people are saying that the informal seed system is catering more than 50% of the requirements of the farmers in the country. So if we understand properly how to make a small level SHG level or SHG Farmers Federation level kind of business line with a small jurisdiction which is operating the FPCR Farmers Organization. It should not go beyond certain things because seeds the traditional varieties performs in certain microclimate. So in that case, understanding market is one of the important aspect as you all struggling with. But 50% area is not a small one in the countries, right? 800 million hectares rainfed area. If you consider that as 50%, it comes around 300 to 400 million hectares. So that's the kind of area in which we are going to work in this agenda, right? So see in that direction and come up with your own ideas to cater these services to the farmers in the country. That is one. Second is ensuring quality is one of the important aspect. If you see the farmer seed system, there is a seed quality, seed certification agency, seed corporations are there, departments are there, and there is a university. They have their own architecture, right? But how we as a civil societies who are working with the community-based organizations, how we can place the quality ensuring mechanism, which can be a functional. Actually, that helps us to make the bring out the quality seeds from the FPCs or farmers organizations or women SHG federations to the farmers. So that is the kind of thought we should brainstorm, but there are examples in the country also. We can take the examples and learn the principles and apply those principles in your area and come up with your own mechanism. But ensuring quality is very much important, but it's very much possible also. It's not really tough. But to ensure the quality, we should come up with the quality standards. For that also, we can go with the participatory quality, seed quality standards kind of tools. Using those things you can come up with your own seed quality standards. If standards, because the varieties which are released are having their own seed standards, set of seed standards, probably they may not be useful for us in some cases. In that case, we should come up with our own seed standards while talking to the community, which is what kind of range they are for them it's acceptable. So these are the things in which we are going to work. For that, we need to learn something. But we need to unlearn something also because we accumulated knowledge over a period of time. And also we need to be ready to learn also. So that's that is the kind of work we started. And we are open to work with all
everyone who wants to work, who wants to strengthen their work in this particular direction, and learn from each other. Yes, sir. Thank you. Thank you. I think the last point that we would like to discuss is on the conservation. Somebody from Mexico, Elena Lazos, has put a question, interesting question. And how do the Indian farmers conserve the seeds? So there are, it's actually a separate topic, which we can discuss for about 1 or 2 hours on the traditional conservation methods of seeds. So there are certain publications, and I have noted your email, Lazos at UNAM, Mexico. So if that publication is available PDF format, I will share with you. But there are the earthen pots and some ash treatment, clay treatment, and then mixing the neem leaves. Like that, there are a large number of combination of methods to conserve the seeds. But most of the times, these seeds will be used within 3 to 4 years. Mostly 80% is conserving them for the next kharif, one rainy season to next rainy season. In the community seed banks, they have a very simple system where they can maintain the viability and quality and protecting from the pests also. So this kind of conservation methods are already well known, and I think it is worth reinventing and then popularizing and bringing awareness on the conservation methods is also I think one of the things that we can do. So with reference to the polyculture, which you are mentioning, that this is a very important point, and last point that I would like to present or submit to the entire group is that whenever you document or collect the seeds, please document the system. How many, is it a mixed crop? How many crops? What is the relationship between those crops? And there is a Sailesh Ji, if he is there on this group now, he always gives an excellent example that there was a system of cultivating sorghum and green gram together, and green gram is a vine which actually uses the sorghum stem at the end and gives good yield. And when they are separated and evaluated, that means independently sorghum and green gram, their performance is very low. But when they are mixed, it is an excellent performance is there. So documentation of a cropping system, and if it is a polycrop, documenting all the crops that are grown, and that will be very much helpful in the evaluation and also promotion of that particular traditional variety in the same system. I stop here. Thank you very much. Somebody has raised a hand. Yeah. Yes. Yeah, please go. I requested the organizer. This is a very nice discussion and informative session. Thanks to the RRA network and WASSAN. I hope that the organizer have arranged some specific traditional crops, not only crops but also the agri-allied, that is poultry, dairy, due to the dependency of the small and marginal farmers. तो इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करने का जरूरत हमको लग रहा है होगा, तो आप लोग थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कीजिएगा। तो जो टेक्निकल एक्सपर्ट बहुत अच्छा से ट्रेडिशनल वे के लिए बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनल क्रॉप्स के लिए, तो साचे वे जो ट्रेडिशनल पोल्ट्री और डेयरी गोटरी, इसके लिए भी चर्चा होना जरूरी है। तो हमको ये लग रहा है जो होपफुली दैट द ऑर्गेनाइजर हैव अरेंज्ड सम मीटिंग्स एंड सेमिनार्स एंड ऑनलाइन मीटिंग आल्सो। प्लीज रिक्वेस्ट, दिस इज माय रिक्वेस्ट। Thank you, Ghoshji. It's a good session. I hope they will consider. Thank you. So anyone has any other questions which is not covered so far? If there is no further questions, I must thank that such a large number till the end for almost 2 hours. Everybody is holding, listening, interacting. A great experience, and I hope all of you will get the benefit by associating and for promoting the traditional varieties for the cause of the country's safety.
and protecting our natural resources like soil, water, air. And I hope that you will be in touch with RRAN and contribute to the communities for maintaining their resilience for the climate, pests, and also nutritional aspects of the entire ecosystem, not only human beings, but also others. Thank you very much. I stop here. Bhagyaji, Yeah, yes, please. So, thank you, sir. Thank you. We always learn many things from every time we interact with you and listen to you. That's great experience for all of us, I think, even participants who joined virtually. So, one thing, can you please place this link? So, so far, I mean, there are requests regarding the physical workshops. So, if whoever wants to strengthen their work, which is initiated in their projects or in their organizational agenda, so please register. So after that, once it is done, there will be a regional level 2 days workshop will be organized where experts and farmer resource persons can also be with us. So we can learn more and more. So that is one area in which you can have physical interaction with experts. Later on, we can we can arrive at commonly agreed roadmap so that we can go ahead with our work because we need to catch up the next 2024 Kharif. So already we are into Feb and we are going to enter into March. We do not have much time. We need to gear up ourselves if we wanted to roll it out and work collaboratively. So that is one. And I know people like Jacob sir and Dr. Dhua and Shailendra ji and Shailesh Vasji, many Sanjay ji, many others have joined. I could not take all the names, but I would like to thank everyone and look forward to work with you all. And I hope this culminated efforts and which we are going to put our efforts in certain direction will bring certain change in the country towards the traditional varieties to the traditional varieties work. Definitely, I feel that I'm confident on this because we worked it in 2023. We initiated and we traveled some extent. This year will be a great year for all of us to work on that. And thank you so much. And we'll be in touch. And see you soon in physical workshops. And all the very best. Thank you, sir. Thank you, Bhagya ma'am. We are committed. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, bye, everyone. Thank you, everyone. Thank you. Thanks a lot. Thank you, Thank you, everyone. everyone. Namaste, sabhi ko. Prasad sir, thank you very much. Namaste. Thank you very much. Namaskar, sabhi ko. Sir, one request is there. If it's possible, please share with us these PPTs. That will be more helpful to us. And next workshop, I have one request. So after the every speakers, I think in local language needed some at least a glimpse or some summary of the entire their talks. I think this will be more useful to involve everybody. Thanks a lot. Yes. Manjunath will do. Thank you. Thank you. Bye. 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 Thank you, Bhagya madam. Thank you, sir. Thank you, Ji. So we already filled that Google form. That is enough, right, for the participate to the workshop? Yes, that is sufficient. Yes. Okay, thanks a lot, man. Thank See you as you, soon as ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. possible.